नमस्कार सभी को। नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं डॉक्टर कविता नूनिया स्वागत करती हूँ आप सभी का हिंदी साहित्य की लाइव कक्षाओं में। आप सभी का स्वागत है। वेरी गुड इवनिंग और जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट आप सभी का आज का ये सेशन, जिसके अंतर्गत आप सभी कर रहे हैं एमएच सेट के महत्वपूर्ण जुड़े हुए प्रश्न जो हमने कल भी किए थे, और आप ही के हाल ही में जो लास्ट ईयर आपके क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम यहाँ पर शामिल कर रहे हैं आप सभी के लिए, आपकी प्रैक्टिस के लिए। तो जल्दी से सेशन में जुड़ जाइए और हमारी क्लासेस के टाइमिंग को आप सभी नोट कर लीजिए। साथ ही साथ आप सभी को इस तरह के और भी इम्पॉर्टेंट सेशंस प्लस मैराथन सेशंस जो है वो मिलते रहेंगे। उसके लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कोई भी आपका सेशन, कोई भी वीडियो आपकी पेपर 1 और पेपर 2 को मिला करके कोई भी मिस ना हो। क्लासेस की टाइमिंग में आप सभी की जो फ्री क्लासेस हैं, जो मास्टर क्लासेस के नाम से आपको ऐप पे मिलेंगी, जो कि आप सभी के लिए बिल्कुल फ्री होती है, वो आप लाइव भी ले सकते हैं और रिकॉर्डेड भी जा करके देख सकते हैं। तो ये स्वरूप आप सभी को यहाँ पर मिलेगा। और साथ ही साथ आप सभी को ज्वाइन कर लेना है हमारा टेलीग्राम का ग्रुप, जो आप सभी के लिए बहुत ही यूज़फुल रहेगा, जहाँ पर आपको कक्षा और परीक्षा से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी को मिलती रहेगी। ठीक है, इसमें आप देखेंगे सबसे पहला प्रश्न आप सभी के समक्ष आज के सेशन का प्रस्तुत हो चुका है, जिसका आंसर आप सभी लोगों को करना है। निम्नलिखित में से किस भाषा का विकास शौर शैनी अपभ्रंश से हुआ है? गुजराती, पंजाबी, मराठी और सिंधी। कौन सी भाषा का विकास शौर शैनी अपभ्रंश से हुआ है? इसका सही आंसर आप सभी को बताना है कमेंट सेक्शन में। बताइए। तो किस भाषा का विकास आपका शौर शैनी अपभ्रंश से हुआ है? वो है आपकी गुजराती। ठीक है, इसमें से गुजराती जो है वो आपकी पश्चिमी हिंदी है, पश्चिमी हिंदी आपकी शौर शैनी से विकसित होती है। अगला प्रश्न है, शिवसिंह सरोज का प्रकाशन कब हुआ? 1862, 1870, 1883 और 1888। शिवसिंह सरोज शिवसिंह सेंगर जी का इतिहास परक ग्रंथ, शिवसिंह सेंगर जो आपके इतिहासकार हुए हैं, उनका ये इतिहास परक ग्रंथ जो है वो आप सभी को, जिसमें आप इतिहास के स्वरूप, हिंदी साहित्य के इतिहास के रूप में जब आप पढ़ते हैं, गारसा दितासी से परंपरा शुरू होती है, शिव सिंह सेंगर, जॉर्ज ग्रियर्सन, मिश्र बंधुओं से होती हुई आगे बढ़ती है। तो शिव सिंह सरोज जो है, इसका प्रकाशन कब हुआ? वेरी गुड। तो यहाँ पे आप देखेंगे शिवसिंह सरोज जो है, इस इतिहास ग्रंथ का प्रकाशन होता है 1883 में। अगला प्रश्न, आदिकालीन काव्य ग्रंथों में कथा कहने की परंपरा को लक्ष्य करके पृथ्वीराज रासो के संदर्भ में किस आलोचक ने ये लिखा है कि कथा की परीक्षा इतिहास की दृष्टि से नहीं, काव्य की दृष्टि से होनी चाहिए। पुरानी कथाएं काव्य ही अधिक है, इतिहास वे एकदम नहीं है। कि भाई जब हम पृथ्वीराज रासो को लेकर के उसकी आलोचना करते हैं, तो उसकी जो आलोचना है या उसकी जो परख है वो उसकी कथा के आधार पर होनी चाहिए, ना कि उसकी जो इतिहास की दृष्टि से। कि ये बात किसने कही है? मुनि जिनविजय, राहुल सांकृत्यायन, हजारी प्रसाद द्विवेदी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। किसने कही है? वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये बात जो है वो किसने कही है? ये बात कही है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने, क्योंकि इतिहास की दृष्टि से तो शुक्ल जी ने इसको जाली ग्रंथ कह करके पुकारा है। अगला प्रश्न आता है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अनुसार 14वीं-15वीं शताब्दी के हिंदुओं, मुसलमानों, सामंतों, शहरों, सेना के सिपाहियों और लड़ाइयों का जीवंत और यथार्थ वर्णन किस रचना में हुआ है? हमीर काव्य, कीर्ति कौमुदी, कीर्ति पताका, कीर्ति लता। किसमें हुआ है?
तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अनुसार 14वीं-15वीं शताब्दी जो है उसमें हिंदुओं, मुसलमानों, सामंतों, शहरों, सेना के सिपाहियों और लड़ाइयों का जीवन चित्रण कीर्ति लता में किया गया है। अगला प्रश्न है, सगुनहि अगुनहि नहीं कछु भेदा, इस तथ्य को तुलसीदास जी ने किसके द्वारा कहलवाया है? शिव के द्वारा, काकभूषुंडी द्वारा, भारद्वाज द्वारा और तुलसीदास की स्वयं की उक्ति। जब आप रामचरितमानस का उत्तरकांड पढ़ते हैं तो उसमें ये वर्णन आता है, तो ये किसके द्वारा कहलवाया है? यहाँ पर आप देखेंगे कि ये बात जो है उन्होंने किसके द्वारा कहलवाई है, ये बताना है आपको। तो किसके द्वारा कहलवाई है? शिव के द्वारा। ठीक है, शिव जी का और पार्वती का जो स्वरूप है। तो वल्लभाचार्य जी की मृत्यु के बाद किसने कहा था, पुष्टि मार्ग को जहाज जात है, जो कछु लेनो है सो लेऊ? सूरदास, नंदा, छीत स्वामी और विठलनाथ। किसने कहा है? तो वल्लभाचार्य जी की मृत्यु के बाद किसने कहा, पुष्टि मार्ग को जहाज जात है, जो सो जाको कछु लेनो है सो लेओ? ठीक है, विठलनाथ जी वल्लभाचार्य जी के बेटे थे और अष्टछाप के संस्थापक थे। इन्होंने सूरदास जी की मृत्यु पर ये बात जो है वो कही। यहाँ पर आप इसको चेंज कर सकते हैं, क्योंकि ये कथन जो है सूरदास जी की मृत्यु पर कहा गया था। सूरसागर में जगह जगह दृष्टिकूट वाले पद मिलते हैं, यह भी विद्यापति का अनुकरण है। सूरदास जी से संबंधित उक्त विचार किस आलोचक का है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, ब्रजेश्वर वर्मा, रामचंद्र शुक्ल, हरवंश लाल शर्मा। सूरसागर में जगह जगह दृष्टिकूट का अर्थ होता है जो दृष्टि से छुपे हुए अर्थ होते हैं, जो हमें सीधा सीधा अर्थ नहीं निकलते हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, बहुत जोड़ भाग गुणा भाग करके अर्थ निकलता है ना, तो वो स्वरूप इसमें आता है। तो सूरदास जी में जगह जगह दृष्टिकूट के पद मिलते हैं, ये स्वरूप आपको साहित्य लहरी में मिलेगा, और ये बात कही है रामचंद्र शुक्ल जी ने। अगला स्वरूप है, हय रथपाल की गयंद ग्रह ग्राम चारु, आखर लगाए लेत लाखन के सामा हो। यह उक्ति किस कवि की है? मतीराम, देव, कुलपति मिश्र और पद्माकर। है रथ पाल की, हाथी घोड़ा पाल की, तो वही स्वरूप है आपका इसके अंतर्गत। बताइए। तो यहाँ पर आप सभी देखेंगे कि ये उक्ति जो है वो किस कवि की है। इस संदर्भ में जब आप देखेंगे तो रीतिकालीन जो कवि पद्माकर जी की ये पंक्ति है। अगला प्रश्न है, सावन आवन हेरी सखी, मन भावन आवन चौप बिसेखी, छाए कहूँ घनानंद जान सम्हारी की, ठौर ले भूलनी लेखी, बूंदे लगे सब अंग दगे, उल्टी गति आपने पापनी पे की, कौन सो जागती आनी सुनी है कि, पानी के लागती आखिन देखी। इस सवैया में विरहिणी नायिका की किस मनस्थिति का चित्रण है? पुलक, रोमांच, मार्मिक स्थिति और संकोच। कौन सी स्थिति का चित्रण इस सवैया के अंतर्गत घनानंद जी कर रहे हैं? घनानंद जी जो प्रेम की पीड़ा के कवि हैं, प्रेम की पीड़ के कवि हैं, जो स्वच्छंद भावधारों के कवि हैं, तो वही स्वरूप वर्णन कर रहे हैं, और नायिका की कौन सी मनस्थिति का वर्णन वो इसके अंतर्गत कर रहे हैं। तो सावन आवन हेरी सखी की, सावन को आता हुआ देखा, मनभावन आवन चोप बिसेकी, तो मनभावी ऋतु जो है वो आ गई है,
और कह रहे हैं कि भाई घनानंद समझ करके, घनानंद अर्थात दो अर्थ स्वरूप में कि भाई बादलों को आता देख करके सब कुछ भूल बैठी हैं। तो यहाँ पर जो स्वरूप वर्णन आया है कि भाई लेकिन मैं क्या करूं, मेरी तो आंखें पहले से ही बरस रही हैं, मार्मिक स्थिति, मेरी आंखें तो पहले से ही सावन की तरह बरस रही हैं। प्रिय की सुधी सी ये सरिताएं, ये कानन कांतर सुसज्जित, मैं तो नहीं किंतु है मेरा हृदय किसी प्रियतम से परिचित, जिसके प्रेम पत्र आते हैं प्राय सुख संवाद सन्निहित, उपयुक्त काव्य पंक्तियां किस कवि की हैं? अयोध्या सिंह उपाध्याय, रामनरेश त्रिपाठी, मैथिली शरण गुप्त और लाला भगवान देव। चलिए, वेरी गुड। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि प्रिय की सुधि, की प्रियतम की याद के समान ये नदियां, ये कामन कांतार सुशोभित, और ये हमारे मेरे काम रूपी कांता प्रियतम को क्या करें भाई, सुशोभित कर रही हैं। तो मैं तो नहीं किंतु मेरा हृदय किसी प्रियतम से परिचित, मेरा हृदय जो है वो किसी प्रियतम को जानता है, जो ये सुख संवाद जो है पवन के माध्यम से भेज रहा है। नाटक जारी है। काव्य संग्रह के रचयिता कौन है? श्रीकांत वर्मा, चंद्रकांत देवताले, धूमिल और लीलाधर जगुड़ी। बताइए, नाटक जारी है, काव्य संग्रह जो है इसके रचयिता कौन है? तो नाटक जारी है लीलाधर जगुड़ी जी का बहुत ही प्रसिद्ध काव्य रचना के स्वरूप में आता है। अगला प्रश्न है, आग और राग का कवि किसे कहा जाता है? दिनकर, निराला, पंत और प्रसाद। दिनकर, निराला, पंत और प्रसाद तो सभी परिचित हैं। आग के कवि, अनल के कवि, ठीक है, आग और राग का कवि दिनकर जी को कहा जाता है, क्योंकि एक और आप देखेंगे इन्होंने कुरुक्षेत्र की रचना की है, एक और आप देखेंगे इन्होंने उर्वशी की रचना की है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी के द्वारा किस उपन्यास का, विश्वनाथ प्रसाद जो है वो निम्नलिखित में से किस उपन्यास का पात्र है? दीर्घतपा, कितने चौराहे, मैला आंचल और परती परिकथा। विश्वनाथ प्रसाद जो है वो इसमें से किस उपन्यास के पात्र के रूप में आता है? बताइए। तो विश्वनाथ प्रसाद जो है आपके फणीश्वर नाथ रेणु जी का उपन्यास है, आप सभी के सिलेबस में लगा हुआ उपन्यास है मैला आंचल, जिसमें पात्र है। अगला प्रश्न, आगे बढ़ने से पूर्व आप सभी को यहाँ पर बता दूं कि आप सभी के लिए जेआरएफ बूस्टर कोर्स जो है वो स्टार्ट किया जा रहा है, जिसका स्वरूप आप सभी ऐप पर जाकर के देख सकते हैं, जो आपके इतने कम समय में आपकी बेहतरीन तैयारी के लिए शुरू किया जा रहा है जून जेआरएफ के अकॉर्डिंग। तो जून में जेआरएफ आप पाना चाहते हो तो अपनी तैयारी को बूस्ट करना होगा, आगे बढ़ाना होगा, थोड़ी स्पीड बढ़ानी होगी, कैसे करनी है, क्या करना है, इन सभी चीज़ों को लेकर के तैयार किया गया है जेआरएफ बूस्टर कोर्स। तो ऐप पे जाइए और यहाँ गूगल फॉर्म का एक लिंक दिया गया है, उसको आप फिल कर सकते हैं वो, और उसको फिल करने से आपको इसकी तमाम जानकारी हासिल हो जाएगी। अगला प्रश्न है, बाल संधि, बाल, वय संधि और किशोर मन का अंकन, मनोवैज्ञानिक अंकन किस उपन्यास में हुआ है? जयवर्धन, शेखर एक जीवनी, सन्यासी और संघर्ष। बाल्यावस्था, युवावस्था और बाल्यावस्था, हाँ, वय संधि और किशोरावस्था। बताइए। तो
देखिए, जब आप इस उपन्यास की बात करते हैं अगेय जी के शेखर एक जीवनी, तो जिसमें उन्होंने कहा भी है कि भाई शेखर में मेरापन कुछ अधिक है, तो शेखर के माध्यम से आत्मकथात्मक इस शैली में बाल अवस्था और किशोरावस्था की जो मिलन बिंदु है, ठीक है, यहाँ पर जो जुड़ रहा है स्वरूप, ठीक है, बाल्यावस्था किशोरावस्था का आगमन हो रहा है, तो नवीन परिवर्तन हो रहे हैं, वो चाहे शारीरिक हो मानसिक हो, सारे परिवर्तन जो है उन परिवर्तनों को बदलते हुए स्वरूप में जो प्रस्तुत किया है वो शेखर एक जीवनी के अंतर्गत किया गया है। अगला देखिए, अ कहानी के प्रमुख प्रवक्ता कौन है? गंगा प्रसाद विमल, महीप सिंह, मधुकर सिंह और शिव प्रसाद सितारे हिंद, शिव प्रसाद सिंह। बताइए, अ कहानी के प्रमुख प्रवक्ता जो है वो इसमें से कौन है? अ कहानी के प्रमुख प्रवक्ता आप सभी को यहाँ पर दिखाई देंगे, जो कि है गंगा प्रसाद विमल। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक प्रेमचंद जी का है? जय पराजय, रुपया तुम्हें खा गया, कृष्ण अर्जुन युद्ध और करबला। बड़ी आसानी से एक जो कहते हैं ना लड्डू क्वेश्चन आपको बीच में मिल गया है, ठीक है, सरल सा प्रश्न आप सभी को मिल गया है, ठीक है। तो आपके हौसला अफजाई के लिए इस तरह के क्वेश्चन भी ज़रूरी है भाई, ठीक है। सारे के सारे ऐसा नहीं हो कि भाई मैम ये भी नहीं आ रहा, ये भी नहीं आ रहा, कोई सा आ नहीं रहा है, लेकिन फिर भी हम तो ये वाला आ जाना चाहिए, क्योंकि प्रेमचंद जी जो है वो उपन्यास और कहानियों में जितने प्रसिद्ध हुए उतने नाटक के क्षेत्र में नहीं हुए, क्योंकि नाटक जो है उनके लिए केवल एक संवादात्मक स्वरूप में बनकर के रह गए। जो प्रसिद्धि उन्हें उपन्यास और कहानी में मिली वो नहीं मिली, इसीलिए इनके जो 3 ही नाटक मुख्य रूप से प्रसिद्ध होते हैं, उसी में से एक है आपका करबला, संग्राम है, करबला है, ये सारे इनके नाटक। अगला प्रश्न, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा रचित निबंध संग्रह नहीं है, जो नहीं है वो किसका है ये भी बताना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध जो है वो कौन सा नहीं है, तो आपका प्रबंध प्रभाकर। प्रबंध प्रभाकर जो है वो किसका है? बाबू गुलाब राय जी का, बाबू गुलाब राय का निबंध है प्रबंध प्रभाकर। अगला प्रश्न है, प्रगतिवाद शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है? रामविलास शर्मा, रांगे राघव, शिव कुमार मिश्र और शिवदान सिंह चौहान। बताइए, 18 नंबर का क्वेश्चन, 25 क्वेश्चंस करेंगे हम आज के इस सेशन में। तो प्रगतिवाद शीर्षक जो पुस्तक है इसके लेखक जो है वो कौन है ये आप सभी को बताना है। तो प्रगतिवाद के नाम से ही आपके जहन में आ जाना चाहिए, ठीक है। शिवदान सिंह चौहान के मार्क्सवादी आलोचक के रूप में आते हैं आपके। अगला प्रश्न है, तृतीय मिदम वया प्रियते शक्तिर्वयुतु प्रतिभासे, यह कथन किस आचार्य का है? तृतीय इदम वया प्रियते शक्तिर्वयतु पतिर्य अभ्यास है, अर्थात प्रतिभा अभ्यास व्युत्पत्ति को लेकर के ये बात किस आचार्य ने कही है? काव्य के लक्षण बताते हुए, काव्य के लक्षण हेतु प्रयोजन, जब आप साहित्य शास्त्र में भारतीय जो काव्य शास्त्र है उसके अंतर्गत आप पढ़ते हैं तो सबसे पहले काव्य के लक्षण हेतु प्रयोजन आप पढ़ते हैं, उसके बाद में संप्रदायों की ओर आगे बढ़ते हैं। तो वो स्वरूप आप यहाँ पर पहचान सकते हैं बड़ी ही स्वरूप में कि रुद्रट जो है वो अपने इस स्वरूप को प्रस्तुत करते हैं। तृतीय, तो 3 चीज़ें जो है उनको इसके अंतर्गत दिखाई हैं, शक्ति, अभ्यास और व्युत्पत्ति के रूप में। निम्नलिखित में से कौन सा वक्रोक्ति का भेद नहीं है? उक्ति विन्यास वक्रोक्ति, वर्ण विन्यास वक्रोक्ति, पद पूर्वार्ध वक्रोक्ति, प्रकरण
वक्रता। तो उक्ति विन्यास वक्रता, वर्ण विन्यास वक्रता, पद पूर्वार्ध वक्रता, प्रकरण वक्रता। कौन सा भेद जो है वो वक्रोक्ति का नहीं है? वक्रोक्ति एक सिद्धांत के रूप में, वक्रोक्ति एक अलंकार के रूप में, वक्र है जो उक्ति, टेढ़ा कथन, अर्थात जो सिद्धांत है वो ये मानता है कि ये व्यंग्यात्मकता से भरा हुआ स्वरूप है। ठीक है, जब व्यक्ति कहना कुछ चाहता है और उसका अर्थ कुछ और ग्रहण कर लिया जाता है, व्यंजना शक्ति से परिपूर्ण। कौन सा वक्रोक्ति का भेद नहीं है? तो यहाँ पर आप देखेंगे उक्ति विन्यास जो है वो इसके अंतर्गत नहीं आएगा। वर्ण विन्यास आएगा, पद पूर्वार्ध, पद परार्ध, ठीक है, वो भी आएगा, प्रकरण वक्रता भी आएगा। ठीक है, पद से पूर्व, पद के बाद में उक्ति जो है वो विन्यास इसमें नहीं आएगा। जन्म काल की दृष्टि से निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम आपको बताना है। नानक, कबीर, सुंदरदास और दादू। बताइए। तो कौन सा स्वरूप जो है आपका इसके अंतर्गत होगा, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं वर्णन। तो कबीर से हम शुरू करते हैं। कबीर 1398 ईस्वी। सरल स्वरूप में है, आपको सभी संत कवियों का स्वरूप जो है वो याद भी होना चाहिए कि किसका कब कब जो है वो आता है। नानक 1469 ईस्वी, सारे ईस्वी में ही रहेंगे। नानक जो है वो 1469 ईस्वी के रूप में आ जाएंगे। फिर ये आ जाएंगे आपके 1544 ईस्वी। सुंदरदास 1596 ईस्वी। तो ऑप्शन बी में कबीर से, कबीर संत कवि से शुरू करके हमने नानक, दादू और सुंदरदास। इसी तरह से आप जब संत काव्य धारा को पढ़ते हैं तो विभिन्न संतों के बारे में, संतों के परिचय के बारे में, जिसमें कबीर जो है वो तो प्रतिनिधि कवि है, उसके अलावा भी जो जो संत हुए हैं उनके बारे में, उनकी रचनाओं के बारे में हम संत काव्य धारा के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। तत्कालीन समय की परिस्थितियों को समझते हैं, तत्कालीन समय की प्रवृत्तियों को समझते हैं और रचनाओं के बारे में बात करते हैं। अगला प्रश्न है, रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित रचनाओं का अनुक्रम आपको बताना है। शिवराज भूषण, ललित ललाम, पद्माभरण और नवरस तरंग। तो यहाँ पर आप देखेंगे रचना काल की दृष्टि से मतीराम की ललित ललाम जो है वो स्वरूप आ जाता है, फिर भूषण की, फिर पद्माकर की और फिर नवरस तरंग। अगला प्रश्न है, जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम बताना है। मैथिली शरण गुप्त, श्रीधर पाठक, रामनरेश त्रिपाठी और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो आप सभी परिचित हैं श्रीधर पाठक 1859 में, रामनरेश त्रिपाठी जी जो है वो आ जाएंगे 1881 में, मैथिली शरण गुप्त जी 1886 में, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला 1899 में। इसमें DRS को बी कर लीजिए।
बी इसमें सही उत्तर होगा। रामनरेश त्रिपाठी जो है वो आपके 1881 में आएंगे, तो मैथिली शरण गुप्त जी उसके बाद में आ जाएंगे आपके। ठीक है, तो ये इसका ऑप्शन बी इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है, जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम बताइए। बच्चन जी, हरिवंश राय बच्चन, अगेय जी, रघुवीर सहाय और मुक्ति बोध, बताइए। चलिए, वेरी गुड। तो यहाँ पे आप देखेंगे सही आंसर जो है हरिवंश राय बच्चन 1907 में आ जाएंगे आपके, अगेय जी 1911 में आ जाएंगे, मुक्ति बोध जी 1917 में आ जाएंगे, रघुवीर सहाय 1929 में आ जाएंगे। तो ऑप्शन बी जो है वो इसमें सही हो जाएगा। हरिवंश राय बच्चन जी, महादेवी वर्मा जी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, तीनों के तीनों जो है वो आपके 1907 में ही इनका जन्म होता है। अगेय जी को देख लीजिए, नागार्जुन को देख लीजिए, ठीक है, इस तरह से और भी जो है तो उनको आप कनेक्ट कर सकते हैं कि भाई 1911 में किस किस का होता है। ठीक है, मुक्ति बोध जी 1917 में, रघुवीर सहाय 1929 में, इस तरह से आप इन्हें याद कर सकते हैं। अगला और अंतिम प्रश्न, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित आत्मकथाओं का सही अनुक्रम बताना है। नीड़ का निर्माण, फिर जूठन, शिकंजे का दर्द और अपनी खबर। ठीक है, हरिवंश राय बच्चन जी की जूठन आपकी, शिकंजे का दर्द और उग्र जी की अपनी खबर, जो आत्मकथाएं हैं उनका सही अनुक्रम आपको बताना है। चलिए, तो यहाँ पर आप देखेंगे सही आंसर जो है अपनी खबर, पांडे बेचन शर्मा उग्र जी की जो आत्मकथा है ये आती है अपनी खबर 1960 में। ठीक है, इससे ही आपका आंसर सही हो जाएगा अगर आपको उग्र जी की इस आत्मकथा का स्वरूप पता है। नीड़ का निर्माण, फिर 1970 में, 1969 में, 69 में इसका पहला भाग आता है, क्या भूलूं क्या याद करूं, फिर नीड़ का निर्माण, फिर आपकी आ जाती है बसेरे से दूर, और उसके बाद में 10 द्वार से लेकर के सोपान तक। ठीक है, तो ये 1969, 70, 77, ठीक है, 4 भाग है ना, और 85 तक जो है इसका स्वरूप आपका आता है। जूठन जो है ये 1997 में, 1997 में जो है ये आपकी जूठन इसके स्वरूप में आ जाती है। उसके बाद में आप देखेंगे तो शिकंजे का दर्द जो है वो इसके बाद में सबसे लास्ट में आ जाएगी। इसी के साथ में हम इस स्वरूप को यहाँ पर समाप्त करते हैं। हमारी आज की इस सेशन को यहाँ पर एंड करते हैं 25 क्वेश्चंस के साथ में। आगे आपसे मिलते रहेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ में, आगे मैराथन सेशंस के साथ में। आपकी तैयारी को बेहतर से बेहतरीन बनाने के लिए हम सभी आपके साथ लगे हुए हैं, और हम चाहते हैं कि आप लगातार अपने जेआरएफ के पड़ाव की ओर बढ़ते रहें और जेआरएफ पाकर ही रहें। जून जेआरएफ आपका जुनून बन जाना चाहिए, तो इस जुनून को पूरा करने में हम सब आपके साथ हैं। तो जब बने रहे हमारे साथ वेरी इंपॉर्टेंट हमारे सेशंस में, जिनका टाइमिंग आप सभी ज़रूर नोट कर लीजिए। क्लासेस का टाइमिंग, लाइव क्लासेस, साथ ही साथ मास्टर क्लासेस आप सभी के लिए अवेलेबल है, जिनको आप सभी तैयार करें और जिनके माध्यम से अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ बने रहने के लिए। मैं डॉक्टर कविता नूनिया आपको धन्यवाद देती हूँ और मुलाकात होगी आपसे इसी तरह नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।